हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री मैवे पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध, इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया, जिनके बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे कि जो भी बैटल्स हुई हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और हम रिवाइज़ कर सकते हैं। इसको देख के हम जो भी इम्पॉर्टेंट बैटल हैं वो किसके किसके बीच हुई, कब हुई, ये रिवाइज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। और आइए पढ़ते हैं। हेड स्पीच के युद्ध, बैटल ऑफ द हेड स्पीच। टाइम क्या है? 326 ईसा पूर्व यानी 326 BC। और हुआ किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस। पोरस को पूर्व भी कहा जाता है। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर है। जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश बुक्स में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल में उसको अलेक्जेंडर कहा जाता है। हमने हिंदी में उसे सिकंदर कह दिए। और वो विश्व विजेता कहा जाता है क्योंकि उसका टारगेट ही था कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। और एक लाइन से वो जीतते हुए चला है। जब भारत आया, भारत से वो वापस चला गया। अब जब वो भारत आया तो भारत में उसकी लड़ाई हुई, यानी युद्ध हुआ राजा पोरस के बीच में उसके। और तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि झेलम का नाम मैंने बता दिया आपको, वितस्ता था। और वितस्ता के युद्ध और झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में पहली बार सिकंदर ने हाथी देखे थे। ये युद्ध कहा जाता है सिकंदर हारते हारते जीत गया। जब जीत गया तो राजा पोरस को बंदी बना लिया और राजा पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने बोला कि आप एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार किया करता है वैसे ही आप व्यवहार करिए। तो सिकंदर इससे प्रसन्न हुआ और उसने जो है राजा पोरस को उसका राज्य दे दिया। और उसकी बहादुरी से भी वो बहुत प्रसन्न था। फिर उसके बाद जो थे उसकी सेना थे, सिकंदर की सेना, जो कि विश्व विजेता के विजय के लिए निकली थी। जब आगे बढ़ने गई तो बिपाशा को पार नहीं कर रही। बिपाशा वो नहीं जो आप समझ रहे। बिपाशा का नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा था। तो बिपाशा को पार वो नहीं कर सके, मतलब करने से उन्होंने मना कर दिया। तो उसने फिर वहाँ से अपनी सेना को लेके वापस चला गया। व्यास रिवर का नाम बिपाशा था। व्यास नदी का नाम बिपाशा है। तो अब वो यहाँ से वो सेना वापस लेके चला। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने ये भी कहा, जब यहाँ से वो गया तो उसने बोला कि मुझे हिंदुस्तान कभी आना ही नहीं चाहिए था, और ये वहाँ से वापस चला गया। और बाकी इन चीज़ों के बारे में जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सिकंदर के बारे में और बाकी जो इंडिया में राजा हुए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और हिस्ट्री में ये बस रिवीजन पार्ट है, इसलिए हम छोटा सा वीडियो आपको बता रहे हैं। तो अभी इसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस चला गया तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका सेनापति था, उसको अफगानिस्तान दे के चला गया। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लिया। तो वो भी एक पार्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के पार्ट में, वो आएगा। हम पढ़ेंगे कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई सोचिए, दुनिया की ऐतिहासिक लड़ाई कही जा सकती है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक राजा युद्ध जीतने के बाद, हारना तो छोड़ो, जीतने के बाद जो है अहिंसा की तरफ बढ़ गया और शस्त्र त्याग दिए, तलवार छोड़ दी। और ये हुआ कब? कलिंग की लड़ाई में। कलिंग की लड़ाई में कहा जाता है 1 लाख सैनिक मारे गए। 1 लाख सैनिक मारे गए और ये बड़ा नंबर था। और इस युद्ध के 1.5 लाख सैनिकों को कलिंग के बंदी बना लिया था। और कलिंग था कहाँ? पहले कलिंग के बारे में जानते हैं। कलिंग जो है मगध का एक पार्ट था। तो मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशों के लोगों को हराया तो ये भाग के चले गए कलिंग में। कलिंग में ये लोग रहने लगे। कलिंग को जीतने का 2 बार प्रयास किया। दो लोगों ने प्रयास किया। एक बार प्रयास किया है इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद बिम्बिसार ने, उनके बेटे ने प्रयास किया। दोनों इसमें सफल नहीं रहे। तो एक टारगेट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अशोका का, तो उसने ये पूरा तो किया और वो सम्राट बना और कलिंग जैसे बड़े राज्य को हरा के वो अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन उस युद्ध के बाद से उसने संन्यास ले लिया युद्ध से और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। और पूरी दुनिया में आज लगभग 20 देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है। और सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसका शासनकाल आप पढ़ेंगे, कितने शिलालेख हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये युद्ध जो है कब हुआ था। इतिहास में कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिसमें ये सबसे प्रमुख माना जाता है। आप एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि मिडल हिस्ट्री शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से, तो उसके पहले ये सब युद्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम सिंध की लड़ाई में। सिंध के युद्ध में राजा दाहिर थे, सिंध के राजा, और मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो इसकी उम्र 17 साल थी। और इस युद्ध के पीछे का कारण ये था कि जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और उस टाइम खलीफा के लिए उन्होंने एक उपहार भेजा, नाव में कुछ कुमारी कन्या और कुछ ज्वेलरी वगैरह भेजी, उपहार तो हीरे जवाहरात भेजे। तो ये सब भेजे तो सिंध के लुटेरों ने उस नाव को लूट लिया, जो कि पहुंच नहीं पाया। तो इराक का जो सूबेदार था हज्जाज, वो गुस्सा हो गया और राजा दाहिर से हरजाना की मांग की। राजा दाहिर ने देने से मना कर दिया, तो उसने अटैक किया। लेकिन ये कारण नहीं था, मूलतः कारण था
इस्लाम को बढ़ावा देना और आर्थिक कारण था कि लूटना, क्योंकि सिंध और हिंदुस्तान में उस समय व्यापार बहुत था और बिज़नेस जहाँ होता वहाँ पैसा होता, और पैसे की वजह से और विस्तारवाद की नीति से ही वो आए थे। और इस युद्ध में क्या हुआ, राजा दाहिर हार गए और उसने जो है सिंध पे कब्जा कर लिया और इस्लाम का आगमन हो गया। और इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान में माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के बाद ही। इसके बाद प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो तराइन का युद्ध होता है। आप सोचेंगे मोहम्मद गजनी छूट गया, मोहम्मद गजनी का कोई युद्ध नहीं था, वो आक्रांता था, किसी स्पेसिफिक राजा से उसका युद्ध नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसे नहीं बता रहे हैं। उसे हिस्ट्री के जो क्लास होगी उसमें आपको दिखे पढ़ने को मिलेगा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया और बुरी तरह मोहम्मद गौरी घायल हो गया और वो वहाँ से भाग गया। पृथ्वीराज चौहान की गलती यही थी, उसके पीछे सैनिक लगा देता और उसे मार देता। अगर वो मार देता तो दोबारा पृथ्वीराज चौहान से वो युद्ध करने नहीं आता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और भागने का मौका दिया और वो वहाँ से भाग गया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब और भटिंडा पे कब्जा कर लिया, लेकिन उससे इसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई मोहम्मद गौरी को। उसने पूरी तैयारी के साथ दोबारा आया और उसको कह सकते हैं ये हल्के में ले रहे थे, इनको लगा हम दोबारा हरा देंगे, और उतना तैयारी के साथ, तैयारी जिनकी सेना बहुत बड़ी थी लेकिन उतनी तैयारी कह सकते हैं नहीं थी, या फिर कह सकते हैं इस इतने बड़े खतरे के लिए वो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं थे। तो तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी पूरी ताकत के साथ आया, लाहौर आया, लाहौर से उसने संदेशा भेजा कि आप जो है हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर जो कि होना नहीं था, उसके बाद वो आगे आया। तराइन के बैटल ऑफ तराइन फिर से हुई। बैटल ऑफ तराइन में 1192 में, एक ही साल जस्ट बाद, आप सोच सकते हैं कि वो एक साल की तैयारी के बाद आया, और पृथ्वीराज चौहान ने उससे लड़ाई की और पृथ्वीराज चौहान हार गए, जिसने फिर बाद में उन्होंने उनको बंदी बना लिया। उनको मारने के बारे में बहुत सारे मिथ्य हैं। पृथ्वीराज रासों में कुछ और कहा जाता है, सुने होंगे आपने, 4-5-24 गज अंगुल अष्टमाण तत्पर बैठा सुल्तान मच्चू को चौहान, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया, लेकिन इतना कुछ सच में मिलता नहीं है, ये पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है और ऐसा कुछ, तो उन सब चक्करों में मत पड़ी। ये है कि पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया, पहले बंदी बनाया, फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ये फैक्ट है और आपके क्वेश्चन में इतना ही आएगा। अजमेर के राजा थे और ये राजा कहाँ थे, दिल्ली इनके कब्जे में थी, और ये राजा हम रहते थे अजमेर में, राजधानी इनकी अजमेर थी और दिल्ली इनके शासन में काल थी। और इनके हारने के बाद दिल्ली में कोई भी हिंदू शासक नहीं बन पाया। इनके जाने के बाद हिंदू शासक, कोई भी किसी भी हिंदू शासक के कब्जे में दिल्ली नहीं रहा। दिल्ली कह सकते हैं दिल्ली हाथों से निकल गई। उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध। चंदावर, जयचंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, शत्रुता की वजह से मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट जो है मदद नहीं की। और पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच विवाद क्या था, कुछ अपना विवाद था, बाद में एक विवाद था कि चंदावर में जयचंद जो थे कन्नौज के राजा, इन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनवाया और उनकी इमेज ख़राब करने के लिए उसे अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए उनके दरबान बना के रख दिया उस पुतले को। लेकिन इनकी बेटी जो संयोगता थी कि सबको छोड़ के जो उस पुतले पे ही माला पहनाई। ये खबर जब मिली पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता को ले गए। ये भी एक विवाद था जिसकी वजह से उन्होंने मदद नहीं की। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से 1192 के बाद जीत के वापस चला गया, तो 1194 में फिर आया और जयचंद को हराया और जयचंद को युद्ध में ही मार दिया। इसी टाइम पे वो जो है वाराणसी तक गया और वाराणसी में भी लूटपाट की। इसके बाद हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बारे में आप जानते हैं। मुग़ल शासन की शुरुआत हुई और मुग़ल शासक था कौन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कहा जाता है इसको बुलाने में दौलत खान लोदी और महाराणा सांगा ने प्रस्ताव रखा था और निमंत्रण भेजा था। और बाबर जब आया भारत में, उसने इब्राहिम लोदी की सेना उसकी बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी, वो था बारूद, और वो तोप लेके आया था और उसके दम पे जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़ल शासन की शुरुआत की दिल्ली में। खानवा का युद्ध। अब जब वो यहाँ आ गया, जब वो रहने लगा, तो उसको खतरा महसूस हुआ कि उसने सोचा आसपास के राज्य का दमन कर देंगे या हमारा आधिपत्य स्वीकार कर देंगे तो हमारा रहना आसान हो जाएगा। तो उसने जो है खानवा का युद्ध राणा सांगा से हुआ। उसने राणा सांगा को हरा दिया और राणा सांगा को हराने के टाइम पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध है दो चीज़ों से। पहला कि महाराणा सांगा के बारे में ये था कि उन्होंने 100 युद्ध लड़े हैं और उनके शरीर पे इतने घाव हैं और वो हर युद्ध जीत चुके हैं। तो इसलिए इस्लाम के
इस्लाम मानने वाले जो भी उनके सैनिक थे, या फिर ये कहें कि बाबर के जो सैनिक थे वो डर गए थे, बहुत खौफ में थे इस युद्ध के कारण, उनके बारे में सुन के बहुत खौफ में थे, और इस युद्ध से पहले खौफ में थे। तो बाबर ने लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली, और बोला कि जो लोग इस युद्ध के जीतने के बाद जो भी सैनिक घर वापस जाना चाहेगा वो वापस जा सकता है काबुल, और हम ये युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये हिंदुओं काफिरों के अगेंस्ट लड़ाई है, और जिहाद, इसे जिहाद बना के इस युद्ध को उसने जिहाद का नाम दे दिया, और काफिरों के अगेंस्ट लड़ाई, और इससे उत्साहवर्धन किया, और इस युद्ध में उसने विजय पाई। इसके बाद इस युद्ध में एक और चीज़ थी जो कि इसमें महाराणा सांगा घायल हो गए थे, जिनको यहाँ से दूर ले जाया गया। एक सेकेंड, खानवा के बाद घाघरा का युद्ध, इसमें चंदेरी का युद्ध नहीं है, हम अगले एपिसोड में आपको चंदेरी का भी युद्ध बताएंगे, और बाकी अगले एपिसोड के अगला वीडियो आपको आ जाएगा, उसमें बाकी सारी युद्ध की डिटेल्स है। और घाघरा का युद्ध के बारे में बस इतना जानिए, अफगानियों का दमन करने के लिए बाबर ने जो है घाघरा का युद्ध किया, और इस युद्ध में भी वो विजयी रहा। कहा जाता है कि घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी आप जानते होंगे, अयोध्या के बगल से जो सरयू नदी है जो जाके बलिया में जाके मिल जाती है, वो सरयू नदी को ही घाघरा नदी रिवर कहते हैं। तो घाघरा रिवर ये भी कहा जाता था कि इसी टाइम जो है जो राम मंदिर था अयोध्या का, इसी टाइम पे तोड़ा गया था। और एक चंदेरी का युद्ध जिसके बारे में पढ़ा जाएगा, उस चंदेरी के बारे में इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर के बेटे हुमायूं को एक शेर शाह सूरी ने हराया था, यह अफगान ने, और शेर शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी जो था इनकी तरफ से ही, मुग़लों की तरफ से लड़ा, किस में, चंदेरी में। तो चंदेरी के युद्ध में उसने जो मुग़लों की तरफ से लड़ा, तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, कहा कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता दी और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुग़लों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा, और वो किया भी। हम पढ़ाएंगे कन्नौज, बिलीग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, तो आपको समझ, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध को जो है खानवे के युद्ध का परिणाम भी कहते हैं। हुआ क्या, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ आप जानते होंगे, ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और महाराणा सांगा घायल हो गए, तो उनके सैनिक उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। फिर वो बाबर के खिलाफ सेना इकट्ठा करना की कोशिश किए, तो बाबर को लगा कि राजपूतों का दमन करना जरूरी है। उस समय उसने राजपूत के महत्वपूर्ण किले पर जीत कर दमन करना चाहता था, और महत्वपूर्ण किले में था चंदेरी। चंदेरी का किला जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे जो कमान संभाल रहे थे वो मेदिनी राय थे। अब उसने मेदिनी राय को ऑफ़र किया कि चंदेरी के बदले ये शमशाबाद, ये हमसे शमशाबाद ले लें। शमशाबाद का ऑफ़र किया, शमशाबाद देने का। लेकिन शमशाबाद क्या, इन्होंने बोला था कि हमें कोई भी जगह चंदेरी के बदले मंजूर नहीं है। तब फिर उसने चंदेरी पे अटैक कर दिया, और कहा जाता है कि एक पहाड़ था, एक पहाड़ी छोटी सी थी बीच में, जिसकी वजह से वो किला सुरक्षित था। उसने पहाड़ी के रात काट कर किले के सामने पहुँच गया, और ये एक सरप्राइज अटैक था जिसकी वजह से मेदिनी राय की हार हो गई। इसमें मेदिनी राय ने सबसे बड़े जौहर का आयोजन किया। इतिहास में सबसे बड़े जौहर के में इसका नाम आता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस जौहर में जो जितनी भी महिलाएं और बच्चे थे, सबको ने एक साथ जौहर किया, और इस जौहर को देखने के बाद जो है बाबर की जीत तो हुई, लेकिन बाबर की जीत जो थी वो फीकी पड़ गई। और ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद राजपूतों का दमन हो गया। सबने बाबर के आगे जो है उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि राजपूतों में सब लोग, आप अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो बहुत लोग थे जिसमें महाराणा सांगा ने कभी हार नहीं मानी, और उनके बेटे जो थे और उनके पोते थे महाराणा प्रताप, उनका इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास में। इस युद्ध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चंदेरी के बारे में है, मेदिनी राय के बारे में जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी ही चीज़ें, लेकिन हम आपको इतना ही बता रहे हैं जिससे ये वीडियो बहुत लंबा ना हो और हम केवल युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम इतिहास की सीरीज पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। तो चंदेरी की लड़ाई जो थी, या बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में हुई। इसके बाद जो युद्ध हुआ था वो था घाघरा का युद्ध। तो चंदेरी के बाद घाघरा तो हमने उसमें पढ़ा दिया। तो इसके बाद का युद्ध पे आते हैं तो चौसा का है। चौसा का युद्ध, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना। तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य को
बराबर भागों में, बाबर के 4 लड़के थे, चारों को बराबर भागों में बांट लिया, जिसमें कहा जाता है बराबर भागों में, लेकिन अब इसका एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन चारों लोग चारों जगह सेटल थे, जिसमें हुमायूं के मेन राजा बना, बाकी तीनों को राज्य दे दिया। तो हुमायूं ने जो था, हुमायूं ने जब गुजरात पे आक्रमण किया, गुजरात विजय के अभियान में निकला, तो गुजरात पे जीत तो हासिल कर ली, उधर जो है शेर शाह अपनी ताकत बढ़ाया और उसने बंगाल पे कब्जा कर लिया, बंगाल जीत लिया। और जब तक ये बंगाल पहुँचे वो बंगाल छोड़ चुका था, और उसने जो है इनके इंडिया आते मतलब सॉरी दिल्ली आते टाइम इनको रास्ते में घेराबंदी शुरू कर, घेराबंदी लगा दी थी। और ये जब आए तो इनको जो है चौसा में, गंगा नदी के किनारे चौसा में दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। तो चौसा में जब आमने सामने रहीं तो ये जो थे मुग़ल जहाँ थे तो वो निचला इलाका था। जैसे आप समझने की कोशिश, आप कल्पना करिए कि जैसे नदियों के पास जो है जिसे हम लोग कहते हैं दीवारा, या फिर नदी के पास वो एरिया जो बारिश के टाइम पे भर जाता है, उस एरिया में इनकी सेना थी मुग़ल की। तो उसे मालूम था कि बारिश होगी तो ये पानी से भर जाएगा और मुग़ल सेना को प्रॉब्लम्स होगी और वो ऊंचाई की तरफ भागेंगे। उस मौके का पूरा इंतज़ार किया। तो ये चीज़ शायद हुमायूं नहीं समझ पाया, दूरदर्शी नहीं था, क्या था, इसमें बहुत इतिहासकार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कंडीशन यही थी। फिर जब बारिश हुई, वहाँ पानी भर गया, हुमायूं को भागने की कोई जगह नहीं मिली। फिर उसने अचानक से अटैक किया, और अचानक से अटैक करने के बाद क्या हुआ, हुमायूं की हार हो गई। तब जो हो हुमायूं जो है उस समय किसी तरह जान बचाकर भागा, एक नाविक की मदद से गंगा नदी को पार किया। फिर वो वापस भाग के वो कन्नौज की तरफ गया जहाँ उसके भाई थे। फिर जब वो कन्नौज गया तो शेर शाह को लग गया। शेर शाह का पहले से एक सपना था, चंदेरी का मैंने आपको युद्ध का जिक्र किया, जिसमें मैंने कहा कि चंदेरी की में मैंने बोला शेर शाह भी जो था, शेर शाह इनकी तरफ से लड़ा था। शेर शाह जो था चंदेरी में मुग़लों की तरफ से युद्ध लड़ा था, ठीक है। तभी इसने एक तय कर लिया था कि मेरे पास, इसका एक स्टेटमेंट है कि मेरे पास अगर सेना रहे और सब भाग्य मेरा साथ दे तो मैं मुग़लों को भारत से बाहर कर दूंगा। तो चौसा के युद्ध में जब उसने हरा दिया तो हुमायूं गया, तो हुमायूं का इसने पीछा किया, और हुमायूं का पीछा किया। कहा जाता है कि शेर शाह मतलब ये कह सकते हैं शेर शाह ने जीतने के बाद जब महिलाएं और उसके सामने आईं तो उसने महिलाओं को ससम्मान वहाँ से भेज दिया, बाकी राजाओं की तरह नहीं किया। तो उसका व्यवहार बाकी राजाओं से थोड़ा अलग था, क्योंकि वो ज़मीनी राजा था, वो पैदाइशी राजा नहीं था। आप उसका इतिहास हम आपको बढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो राजा बना कैसे, उसके पीछे बहुत स्टोरी है। जैसे आप बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो बलबन के तो ताकतवर नहीं था, बलबन बुद्धिमान था, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर था, तो आपको पढ़ाएंगे। तो कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। कन्नौज के युद्ध में जो है इसमें हुमायूं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और यहाँ से हार गया वो। इसके बाद इसके पीछे जो है ब्रह्मजीत गौड़ जो उसका एक तरह से उनके खास सेनापति थे, एक तरह से कह सकते हैं शेर शाह के, और सिपा सलाहकार थे खास, उनको ब्रह्मजीत गौड़ को हुमायूं के पीछे लगा दिया। ये कन्नौज के युद्ध के बाद तो हुमायूं भाग के दिल्ली गया, और दिल्ली में से भी वो भाग के फिर लाहौर की तरफ निकला। तो ये पीछे पीछे उसको, इसका लक्ष्य हुमायूं को मारना नहीं था, बल्कि हुमायूं को इंडिया से बाहर करना था, जिसमें वो सफल भी रहा। हुमायूं 14 वर्षों तक भारत के बाहर ही रहा। बीच में वो आया 1 साल के लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कब आया, हम बताएंगे अगले जब हिस्ट्री की क्लासेस चल रही होंगी तो उसमें बताएंगे कि हुमायूं की जब स्टोरी बताएंगे, उसकी बायोग्राफी बताएंगे तो आपको बताएंगे। तो फिलहाल जो है तो शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ और हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शेर शाह सूरी की बाद में मौत हो गई। कलिंजर के किले में जब इसने अटैक किया तो एक बारूद का गोला, जिसे गोले से बारूद के गोले से अटैक किया जाता, वो गोला वापस टकरा के जहाँ पे बारूद रखा था वहीं आके फटा, जहाँ पे शेर शाह खड़ा था, जिसकी वजह से शेर शाह बुरी तरह जलकर जख्मी हो गया, बहुत बुरी तरह जल गया। फिर भी शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह तब तक नहीं मरा जब तक उस किले पर विजय नहीं हासिल होगी। उसने बोला था कि मेरा इंतज़ार मत करो, मेरा ख्याल मत रखो, जाके लड़ाइयाँ लड़ो और लड़ाई लड़ो और
वो युद्ध जो है वो उसकी सेना जीत गई। कहा जाता है उसके जीतने के बाद ही शेरशाह की मृत्यु हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में हम आपको क्या बताएं। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो था हेमू और अकबर के बीच में था, लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये था कि हेमू जो था दिल्ली का, जैसे जब इसका बेटा जो शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके बेटे ने गद्दी संभाली, तो उसके खास जो सबसे खास सेनापति जो खास थे सेनापति थे हेमू थे। फिर हेमू ने एक अपनी सेना लेके और दिल्ली को मतलब एक तरह से कहते आज़ाद घोषित कर दिया और अपने एक उपाधि भी ग्रहण की, ठीक है ना। तो इसमें विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की किसने? हेमू ने। तो हेमू ने जब अकबर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी तो 2-3 गलतियां हेमू ने की। कहा जाता है कि एकमात्र हिंदू शासक जिसने दिल्ली पे कब्जा किया, शायद ये युद्ध कह सकते हैं। अब इस बारे में यही समझिए कि ये युद्ध हेमू को ही जीतना था। हेमू की सेना भी बड़ी थी, कुशल भी थी, लेकिन हेमू ने 2 गलतियां की। पहली गलती जो थी कि हेमू के जो आगे के तोपखाने थे उनको बहुत आगे भेज दिया, सबसे आगे भेज दिया, जिस पे मुग़लों ने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन कब्ज़ा करने के बाद भी हेमू की सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी, उसके बाद भी ये जीत सकती थी। लेकिन गलती कहाँ हुई कि जो हेमू था खुद युद्ध के मैदान में उतर गया था और वो अपने हाथी पे था। तो एक रैंडम तीर कह सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, ये अपनी सुरक्षा इसके ऊपर नहीं चली थी, वो रैंडम तीर इसकी आंखों में आके घुस गया। तो वो तीर इसकी आंखों में लगा जिससे ये बेहोश हो गया, मूर्छित होकर उसी पे हाथी पे ही गिर गया। तो उस टाइम का युद्ध कुछ ऐसा ही होता था कि उस टाइम क्या अभी का भी युद्ध, अगर राजा ख़त्म तो सेना सरेंडर कर देती थी। तो ये इसने गलती ये की कि ये फ्रंट पे आ गया। इसको इस युद्ध में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन ये जल्दीबाजी में ये आगे बढ़ा और वो रैंडम तीर इसकी आंखों में लगा जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हो सॉरी, इसकी में मूर्छित हो गया। उसके बाद इसको बंदी बनाया गया। ये बेहोश था, खोजा गया, इसको देखा गया, इसको उठा के ले जाया गया अकबर के सामने। कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं इसे अकबर ने मारा, कुछ लोग कहते हैं कि इसको घेर के रखा गया था, अकबर के सामने जो है बैरम खान ने मारा। एक मूवी है जो अकबर के बारे में बनी हुई है, तो उस मूवी के बारे में आप देखें, मूवी में जब देखेंगे तो अकबर को दिखाया जाता है कि अकबर एक लड़का है जो खड़ा रहता है। अकबर की उम्र बहुत कम थी, अकबर खड़े हैं और उनकी जगह तलवार से गर्दन काटता है कौन? उनका अंगरक्षक बैरम खान। तो बैरम खान ने हेमू को मार दिया। इसके बाद तलीकोटा की युद्ध। देखिए अब ये ऐसा समय था, कह सकते हैं 1500 से 1600 के बीच में ऐसा समय था जिसमें मतलब अफ़गानों का भी एक तरह से दबदबा ख़त्म हो गया और राजपूतों का भी दबदबा ख़त्म हो गया। और ये तलीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य जो लगभग 300 सालों तक चला, उसका भी दमन हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें अब युद्ध जो था विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच में था, आपका ये प्रश्न होगा। लेकिन ख़ास बात थी कि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ा, ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सारे सल्तनत ने मिलकर तलीकोटा में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में भी यही था कि उन्होंने जो यहाँ पे उस टाइम पे राजा हुआ करते थे सदाशिव राव थे, लेकिन उनके पास वो असली ताकत जो थी उनके मंत्री थे राम राय, उनके पास थी। तो राम राय जो थे उनसे इन्होंने संधि करने के लिए एक ऑफ़र दिया, तो राम राय ने मना कर दिया। लेकिन राम राय की उम्र समझिए उस समय 70 वर्ष थी और सत्ता वो चला रहे थे और सेनापति भी थे, उनके मंत्री थे। तो ये युद्ध जो है तालीकोटा में रच्छी तंगड़ी कहा जाता है जगह जहाँ पे हुआ, और इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य समाप्त ही हो गया, अंत हो गया। और कहा जाता है कि राम राय ने बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन राम राय को घेर करके इन लोगों ने और निर्मम तरीके से मार दिया, बेरहमी से मार दिया कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये राणा प्रताप और मुग़ल सेना के बीच में था।
अब देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे कुछ लोग इतिहासकार अलग अलग लिख देते हैं। इतिहासकार तो नहीं, कुछ कुछ अगर वेबसाइट्स पे आपको पढ़ते हैं तो आपको गलत जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कौन कब कौन सा युद्ध, ये इसमें कौन शामिल था। मतलब अकबर को न शामिल करते हुए इसमें कह देते हैं कि जो मान सिंह थे उनके और इनके बीच में युद्ध था, लेकिन ये लड़ाई जो है अकबर की ही थी, मान सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन अभी इस युद्ध के बारे में कौन जीता इसमें लिखा ज़रूर हुआ है। आप इसे राणा प्रताप की हार हुई ये नहीं कह सकते। इसे मैं कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने शिलालेख हटा लिए हैं सारे, जिसमें ये कहा गया था कि महाराणा प्रताप की सेना कमज़ोर थी, मेवाड़ियों की सेना कमज़ोर थी और मुग़लों की सेना ताकतवर थी। इस तरह के सारे शिलालेख हटा लिए गए हैं और कहा जाता है इस पर पूरा फिर से इतिहास लिखा जाएगा और ये बताया जाएगा। चूँकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप ने जीता था और मुग़लों की एक तरह से हार हुई थी। लेकिन अब इसकी वजह से सारे शिलालेख हटा लिए गए। अब नया शिलालेख जब लगेगा, जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ ऐसा इस पे स्टेटमेंट जारी करेगा, तब इसको कहना ठीक होगा। लेकिन पहले अभी तक जो है, अब NCERT जो है, अब NCERT और हर जगह तो यही था कि राणा प्रताप की हार हुई। लेकिन अब अगर चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा निर्णय लिया है, तो आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम भी कराने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, तो शायद ये प्रश्न ना आए आपके एग्ज़ाम में। और अगर आता है तो अगर लिखा रहता महाराणा प्रताप की हार हुई, तो अभी के लिए तो आपको वही लगाना है। लेकिन अब वेट करते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर इस पर कोई स्टेटमेंट जारी करता है या नया शिलालेख लगता है, तो फिर आपके सामने ये जानकारी आएगी। तो आपको जैसा भी ये वीडियो लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम अगले वीडियो में जितने भी युद्ध हुए हैं, प्लासी, वांडीवास और बक्सर और फिर पानीपत तृतीय, फिर जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में लगभग जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम कुछ बैटल्स हैं, जैसे ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये वनडे एग्ज़ाम्स में आते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो अभी तक तो UPSC, स्टेट PSC में कभी कभी पूछे गए, लेकिन हो सकता है अगले वनडे एग्ज़ाम्स में आगे टफ बनाने के लिए उन युद्ध के बारे में बताया जाए। तो बहुत छोटे छोटे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके बारे में इतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए बहुत डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ा था। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में अलग सीरीज़ कभी बनाएंगे। फ़िलहाल ये सीरीज़ हम ख़त्म करेंगे, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे देखिएगा। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लासी का युद्ध क्या है? इसमें अंग्रेज़ों ने पहली बार अपने साम्राज्य की एक तरह से कह दें नींव रख दी, शुरुआत कर दी। अब इसके पीछे का कारण क्या था, हुआ क्यों, रिज़ल्ट क्या हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। अब प्लासी का युद्ध हुआ किसके बीच? प्लासी के युद्ध में क्या था कि जब फ़र्रुखसियर था, औरंगज़ेब के बाद फ़र्रुखसियर बना, मुग़ल सल्तनत की गद्दी पे बैठा, तो उसने क्या किया, बंगाल में बिज़नेस करने के लिए अंग्रेज़ों को अनुमति दी और वहाँ पे जो है टैक्स फ्री कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया। अब टैक्स फ्री का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी सामान बनाएगी और बेचेगी, मतलब एक्सपोर्ट करेगी, उस पर कोई उसको कर नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब ये तो लिखित था, उसे मानना था और उसे जो है लगभग 38 गाँव के आसपास उसको ख़रीदने की अनुमति दे दी गई कि मतलब वो इलाका वो उतना ख़रीद के वहाँ बिज़नेस कर सकता है, वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, सब कुछ। सिराजुद्दौला को ये लगा, उस सिराजुद्दौला जब अलवर्दी खान के बाद जो है गद्दी पे बैठा वहाँ पे मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, तो मुर्शिदाबाद में जब वो बैठा तो उसको नज़र थी कलकत्ता पे। कलकत्ता में ये लोग थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ी क्या करते थे, अंग्रेज़ को छूट थी किसमें, बिज़नेस करने की। किस तरह के बिज़नेस की, मतलब वो बिज़नेस में टैक्स की। अब वो बिज़नेस करते थे, उनको टैक्स नहीं देना था, लेकिन किसको, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट थी। लेकिन वो क्या कहते थे, पर्सनल लेवल पे यूज करते थे, मतलब व्यक्तिगत यूज करते थे।
अब क्या हुआ कि जो भी अधिकारी हुआ करते थे वो अपने बिजनेस में भी टैक्स फ्री कराने के वो काम करते थे और टैक्स नहीं देते थे। तो व्यक्तिगत रूप में भी जो उन्होंने बिजनेस करते थे उसका भी टैक्स नहीं देते थे। इससे सिराजुद्दौला खफा था। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा एक रीज़न था कि जैसे अंग्रेज़ जो थे बिना अनुमति के कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, फोर्ट बना रहे थे, विलियम फोर्ट, और वो किला तैयार कर रहे थे। अगर वो किला तैयार कर लेते पूरा तो उनके यहाँ हमला करना, वो अपनी सुरक्षा के लिए फिर उसमें व्यवस्था करते, सेना रखते, आपको पता भी नहीं चलता किले के अंदर क्या हो रहा है। तो किलेबंदी के लिए सिराजुद्दौला ने परमिशन नहीं दी थी और उसने बोला कि ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ़ है, ऐसे कोई कैसे बना सकता है। तो उसने उसे मना किया बनाने से। लेकिन चूंकि इन लोगों ने नहीं माना तो फिर उसने क्या किया, फोर्ट विलियम जो है पे कब्जा कर लिया। जो इन्होंने किला बनाया था उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने अटैक किया कलकत्ता पे और अंग्रेज़ों के वहाँ से भगाया। वो वहाँ से भाग के एक टापू पे चले गए और वहाँ पे जो बच्चे थे फोर्ट विलियम में, तो फोर्ट विलियम में एक कमरा था जो 14x18 का था। यही 14x18 का एक कमरा था, 14 फीट गुणे 18 फीट। अब उस कमरे में जो है 146 ब्रिटिश कैदियों को इसने जो है सिराजुद्दौला ने भर दिया। अब आप कल्पना करिए एक छोटे से कमरे में जिसमें बस एक रोशनदान था। अंग्रेज़ों ने इसी के लिए बनाया था, वो कालकोठरी बनाए थे किसी को पनिश करने के लिए और कैदी को रखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये चीज़ उन्हीं पे आएगी। तो 146 लोगों को एक के ऊपर एक रख के इस कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई। 123 लोगों की मौत हो गई। अब उसमें सांस लेने की जगह नहीं थी, इन लोगों की मौत हो गई। उससे ये इसको जो है ब्लैक होल भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको खारिज भी करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री में इसको माना जाता है ब्लैक होल। एग्जाम्स में 1-2 बार पूछा भी गया है। अब क्या हुआ, जब ऐसी घटना हुई तो अंग्रेज गुस्सा हुए, उनका खून खौला, उसने पूरी सेना इकट्ठी की। अब सेना के नाम पे यहाँ पे बहुत कुछ था नहीं। वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव आया इंग्लैंड से। रॉबर्ट क्लाइव ने आया, रॉबर्ट क्लाइव ने टीम इकट्ठा की। अब उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। आप सोचिए इनके पास जो थे 3000 सैनिक थे, ठीक है, और इस नवाब के पास कितने सैनिक थे? 50,000 सैनिक थे और ये नवाब से लड़ने गए। लेकिन क्या था कि इसके साथ एक कंडीशन थी। उस टाइम जो बंगाल के जो है नवाब थे उनसे लोग थोड़ा खफा थे, जो बिजनेसमैन थे वो खफा थे। और जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र ये असंतुष्ट, इसको जो है इसको एक मीर जाफ़र को एक ऑफ़र दिया गया कि तुमको जो है हम राजा बना देंगे। अब मीर जाफ़र को ऑफ़र मिला कि राजा बनने का, तो मीर जाफ़र जो है इस बात के लिए मन ही मन तैयार था और उसने क्या किया, सबको जो है इकट्ठा करना शुरू किया। अब जो है इसने संधि कर ली किससे? अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों से संधि कर ली और ये तय हुआ कि वॉर में उसका साथ देगा। अब सोचिए, अब राजा वॉर में जा रहा है और उसके सेनापति जो है, जो उसका मेन सेनापति जिसके अंडर में पूरी सेना है, वो सामने वाली सेना से मिला हुआ। तो अब 50,000 या 50 लाख भी लेके जाते तो क्या होता? 3000 सैनिक अंग्रेज़ों के थे और 50,000 सैनिक नवाब के पास थे, जिसमें लगभग 75% सब कुछ उसके मीर जाफ़र के कंट्रोल में था। अंत में हुआ क्या? हार होनी ही थी। युद्ध ही नहीं हुआ तो हार क्या होनी थी? युद्ध नाम मात्र का युद्ध हुआ। इसमें से अपनी जान बचाकर भागा कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वहाँ से भागा जान बचाकर, जिसको बाद में जो है मीर जाफ़र के बेटे ने, मीरन ने मार दिया। मीरन ने मारा कैसे? मीरन ने उसको गिरफ्तार किया और लेके आए सिराजुद्दौला की ही महल, मुर्शिदाबाद महल में लेके आए और उसको वहाँ पे मार दिया गया। अब उसको मारने के बाद क्या रिजल्ट में क्या हुआ? मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया, गवर्नर जनरल नहीं बन गया, माफ़ करिए, गवर्नर बना। ठीक है, गवर्नर बना बंगाल का। और किसको बना दिया गया राजा यहाँ पे? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र उसका रिलेटिव था, उसको राजा बना दिया गया। लेकिन मीर जाफ़र को जो है ये ज़्यादा दिन तक ये काम चल नहीं पाया, तो मीर जाफ़र को उसको हटा के मीर जाफ़र के दामाद को, मीर कासिम को इन्होंने बिठाया। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ संतुष्ट नहीं थे। अब मीर कासिम कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीर कासिम कौन है? मीर जाफ़र का दामाद है। अब मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बिठाया तो मीर जाफ़र कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि सत्ता किसके डायरेक्टली हाथ में थी? अंग्रेज़ों के। उसके बाद जो है मीर कासिम कुछ दिन तक काम करता है,
फिर मीर कासिम को लगता है कि नहीं, अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ती जाएगी तो हम और कमज़ोर होते जाएंगे, हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो वो भाग कर आता है अवध के पास, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास मदद मांगने के लिए। और वो वहाँ से पहले तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आता है, और मुंगेर लेके आता है राजधानी, और उसके बाद जाके शुजाउद्दौला से मदद मांगता है। तो शुजाउद्दौला और बाकी लोग मिलके, शुजाउद्दौला और फिर शाह आलम मिलके एक युद्ध लड़ते हैं, जो युद्ध होता है बक्सर का। तो इसके बाद से ये वांडीवास और बाकी युद्ध हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सीधे बक्सर पढ़ लेते हैं, चूँकि बक्सर का युद्ध इससे लिंक है। अब देखें मीर कासिम, वही मीर कासिम आया और किसके किसके साथ मिला, कि शुजाउद्दौला से मिला और शाह आलम से मिला। इन लोगों के साथ एक संयुक्त सेना बनवाई और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये लड़ाई कहाँ हुई, बक्सर। अब बक्सर कहाँ है, बक्सर यूपी बिहार के बॉर्डर पे है, बलिया के पास बक्सर है और वो गंगा नदी के किनारा है, वहाँ वो युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ, अब इसके युद्ध, इसका बैकग्राउंड क्या था ये आप जान गए। मीर कासिम जो थे सुधार करना चाहता था, इसका संकल्प यह था कि वो थोड़ा सा अपना मतलब एक तरह से कहते हैं वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, सिंपल बात ये थी। और उसने जो है राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद लेके आई बिहार से, और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए धन, और उसको लगता था कि पैसा ही जब हमारे पास नहीं रहेगा, सारा पैसे का कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास था, वो मनमानी ढंग से काम करते थे, तो इसको लगा कि हमारे हाथ में जब नहीं रहेगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता था और कठपुतली बनना नहीं चाहता था। तो वो आके किससे मिला, शुजाउद्दौला से। अब इन लोगों को तैयार किया लड़ने के लिए, लेकिन जो है अब उसने जो है एक जो संगठन तैयार किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसमें शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे और बक्सर में लड़ाई हुई। अब ये जो लड़ाई हुई, लड़ाई में ये लोग हार गए। ये युद्ध, जैसे प्लासी का जो युद्ध था ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों ने लोगों को बताएंगे कि इसके बाद देश में राजनीति बदल गई, अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया, ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध जीते कहाँ, उन्होंने तो बस धोखे से एक आदमी को हरा दिया, तो वो युद्ध नहीं था। लेकिन बक्सर में जब वो जीते तो उनकी ताकत का अंदाज़ा चला, लोगों को ये पता चल गया कि अब ये अंग्रेज़ों को हराना इतना आसान नहीं है। अब अंग्रेज़ों ने सीधे सीधे बक्सर में जब हरा दिया, अब शाह आलम हार गए, मतलब शुजाउद्दौला हार गए, तो अब उत्तर भारत में बचा ही कौन ऐसा, कोई ताकतवर इनके अलावा था, यही दो राजा थे। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि इलाहाबाद की संधि, ये लोग हार गए तो इलाहाबाद में संधि किए। अब उसने जो है शाह आलम मुग़ल सम्राट जो थे उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके इलाहाबाद में ही रहने को बोला इलाहाबाद में ही आप रहिए, इलाहाबाद में आपने किला देखा ही है जो अकबर ने बनवाया है। तो उसने बोला कि इलाहाबाद में आप रहिए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, और बाकी कुछ राज्य इन लोगों को दे दिया थोड़ा बड़ा। अब बिहार और उड़ीसा पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के पास चला गया। उस टाइम क्या बन गए, बंगाल के गवर्नर जनरल होने लगे, फिर उनके इस कंट्रोल में पूरा चला गया, और सबसे बड़ा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। अब सोचिए कि अब उसने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की बात की, तो वो देगा, ऑब्वियस है, ताकतवर आदमी जो है कभी भी नियम तोड़ सकता है। मुन्ना भैया नियम बना सकते हैं, ठीक, मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया जो है कभी भी नियम बदल सकते हैं। अब हम फिर से वापस जाते हैं, बक्सर का युद्ध आपको समझ में आ गया। बक्सर के युद्ध की वजह से देश में अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया, और वो शासन चलता रहा और देश गुलाम रहा जब तक आज़ाद नहीं हो गया, तब तक अंग्रेज़ों का शासन था 15 अगस्त 1947 तक। और ये शुरुआत कहते हैं प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन अगर सही मायने माने तो उसकी शुरुआत हुई बक्सर के युद्ध के बाद। अब पढ़ते हैं वांडीवास का युद्ध। अब वांडीवास का युद्ध जानते हैं, कर्नाटक, ये वांडीवास का युद्ध अलग नाम से आता है, लेकिन कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। तो वांडीवास के युद्ध के बारे में बस ये समझ लीजिए कि 1760 में हुआ। तो प्लासी का जब युद्ध हो गया था और बक्सर के युद्ध के बीच में ये युद्ध हुआ। अब ये तो तय हो गया था कि अंग्रेज़ ताकतवर थे, क्योंकि उनके हाथ में बंगाल चला गया और बंगाल में था पैसा, तो पैसा उन्हें मिला, अब वो बन गए ताकतवर। अब उन्होंने तय किया कि फ्रांसीसियों को निस्तानाबूद कर देना है, मतलब यहाँ से भगा देना है पूरा। और ये निर्णायक लड़ाई जो है वांडीवास की हुई, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हारे और वापस चले गए। उसके बाद मतलब ये समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है, बस ये समझ लीजिए कि जो माहे है एक जगह थी,
आप इसके बारे में, पुडुचेरी के बारे में, पहली बात तो आप 99% लोग जो है ऐसे होंगे जिसे पांडिचेरी का नक्शा ही नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं होंगे, आप जो अगर आपको पता है तो आप 1% में होंगे, क्योंकि मुझे खुद भी इस नक्शे के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी स्टार्टिंग में। मैंने जब एक बार मैंने ये नक्शा देखा तो मुझे लगा कि ये क्या है, ऐसे कोई राज्य, ऐसे कोई केंद्र शासित प्रदेश होता है क्या? आप देखेंगे उसे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो पहले जाके आप जो है पांडिचेरी का नक्शा देखिएगा कि पांडिचेरी कहाँ कहाँ है और माहे कहाँ है। ये देखेंगे तो आपको वांडीवास के युद्ध की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। अब माहे जब आपको हम पढ़ाएंगे अभी आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली के बारे में, तो अभी है इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। अब इसमें जो है फ्रांसीसियों ने अपना वर्चस्व खो दिया इस युद्ध में। अब जो है युद्ध में वर्चस्व खो दिया, उसके बाद संधि हुई, पेरिस ट्रीटी हुई। अब पेरिस ट्रीटी के बाद उन्होंने सब कुछ जो है तय हो गया कि अब वो किसी भी तरह के सेना नहीं रखेंगे, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे और बस वो नॉर्मल बिजनेस करेंगे। अब वो लड़ाई नहीं करेंगे, जैसे बाकी बिजनेस करने आए वो बिजनेस करेंगे, और राज्य स्थापित करने या किसी भी राज्य में हस्तक्षेप करना ख़त्म हो गया एक तरह से। बस उनके कारखानों को बहाल कर दिया गया, वो बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे वो माहे में है। अब देखिए पांडिचेरी जो थी ना, फ्रांस की कॉलोनी है, ठीक है। आप इसके बारे में देखिएगा, अब पहले उसका मैप खोजिएगा कि वो कहाँ कहाँ है, फिर आपको समझ में आएगा। इससे ये हो गया कि वांडीवास की युद्ध के बाद जो भी यूरोपियन जो कंपनियां थीं, जो भी यूरोपियन कंपनी थी या यूरोपियन देश के आए थे बिजनेसमैन, वो डर गए। उनको लग गया कि अब जो है हम बिज़नेस कर सकते हैं, हम यहाँ दबदबा नहीं बना सकते, यहाँ पे बस अब सर्वे सर्वा ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, क्योंकि पूरी की पूरी ताकत उनके पास और पैसा उनके पास आ गया था, और बंगाल बहुत बड़ा राज्य था। पानीपत का तृतीय युद्ध, अब देखिए ये चल तो साइमल्टेनियसली रहा है, एक साथ चल रहा है देश में अलग अलग कोने में। आप सोचिए बक्सर में एक अलग युद्ध होता है 3 साल बाद, और पानीपत का युद्ध अलग है। तो आप जब सिनेरियो देखेंगे, पहले बात तो आपको ये देखना पड़ेगा मराठा कहाँ कहाँ तक फैले थे, मराठा का साम्राज्य कहाँ तक था। मराठा साम्राज्य जब ये इसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की, उसके बाद मराठा साम्राज्य और आगे बढ़ा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन मराठा साम्राज्य जब गुजरात जीत लिया, राजस्थान गुजरात जीतने के बाद जब दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीत लिया, तो उसी टाइम में एक युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी भी कहा जाता है। अभी एक मूवी भी बनी पानीपत तृतीय, शायद उसमें मैंने देखी तो नहीं, लेकिन संजय दत्त शायद जो है अहमद शाह अब्दाली बने हुए। तो ये युद्ध हुआ, और इसमें जो है शुजाउद्दौला जो हम बता रहे हैं जिनको, जो बाद में 64 में हार गए, 1764 में बक्सर में, वो इसमें जो है साइलेंटली मदद कर देते हैं अहमद अब्दाली की, अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर देते हैं। वो मदद इनसे मांगता है, और ये अपनी जो सेना बनाता है उसका नाम ही रखता है कि इस्लाम की सेना, ठीक है। तो उसमें जो है रोहिला अफगान भी मदद करते हैं, ये भी मदद करते हैं, और ये बहुत बड़ा 18वीं सदी का कहा जाता है सबसे बड़ा युद्ध था। इतना बड़ा युद्ध था, इसलिए इसमें मूवी भी बनी है। उस मूवी को आप देखिए, कि मैं तो नहीं जानता इतिहास से कितना कोरिलेट करती है, लेकिन इस युद्ध में लगभग एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग 18वीं सदी में कहीं नहीं मरे थे, और ये बहुत बड़ा युद्ध था। आप सोचिए कि ये युद्ध हुआ क्या, इसके पीछे के रीजन, गुजरात और मालवा के नियंत्रण कायम कर लिए थे। मैंने बताया गुजरात और मालवा में इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, और दिल्ली के बाहरी इलाकों को भी जीत लिया था। और ये जब युद्ध हुआ ना, तब कहाँ पे हुआ, पानीपत के मैदान में हुआ। तो पानीपत के मैदान में जहाँ ये युद्ध हो रहा था, इन्होंने घेराबंदी कर लिया, अहमद शाह अब्दाली और ये दोनों एक दूसरे की घेराबंदी कर लिए। दोनों मतलब आर्मी आमने सामने बैठी हुई थी टेंट लगा के युद्ध के इंतज़ार में। तो ये दोनों ने पहले घेराबंदी कर दी कि खाना राशन रोक देंगे, पानी रोक देंगे, इससे लोग जो है सरेंडर कर देंगे सामने वाला। जब भोजन नहीं रहेगा तो कितने दिन टिकेगा। तो इसमें नुकसान मराठा का हो गया, इसमें मवेशियों की मृत्यु होने लगी, या कुछ कहा जाता है कि सैनिकों की भी मृत्यु होने लगी। तो कुछ सैनिक जो है आए, और जो है कि उस समय सेना जो मराठा के बारे में देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं मिलेगा कि नेतृत्व कौन कर रहा था, लेकिन सदाशिव राव जो थे मेन नेतृत्व करने वाले इसमें थे। कई लोगों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था, लेकिन सदाशिव राव मेन जो है इसमें नेतृत्व करने वाले थे। अब उसमें सैनिकों ने बोला कि भाई देखिए, हम भूख से मरने से अच्छा है कि हम लड़ के मरें, और हमें जो है इजाज़त दीजिए युद्ध करने की। युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध का परिणाम हुआ कि पानीपत तृतीय की लड़ाई मराठा हार गए, और मराठा का वर्चस्व जो है एक तरह से पूरा अस्तित्व खतरे में आ गया उस युद्ध के बाद।
जो उनका सम्मान मान प्रतिष्ठा थी सब की सब चली गई। लेकिन फिर 10 साल के ही बाद उसके बाद ही 10 सालों के अंदर जो है माधव राव ने, पेशवा माधव राव ने फिर से जो है इसको जो है उत्थान के लिए काम किया और पुनरुत्थान किया भी कुछ लेवल पे, इमेज बिल्डअप की। इसमें एक तरह से समझ लीजिए कि जब हैदराबाद में ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें तो आप पढ़ेंगे कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध था, तो हैदर अली अंग्रेज़ों से 2 बार जीता था, लेकिन जो है हैदर अली को 3 बार जो है माधव राव ने हराया था। एक बार उसने मराठा पे आक्रमण किया था और 3 बार माधव राव ने उसे हराया था, मराठा ने हराया था इन्हीं के नेतृत्व में। तो ये बहुत बहादुर आदमी थे। तो बस ये समझ ले पानीपत के 3 युद्ध हुए, तीनों आप जानते हैं। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 अकबर और हेमू। हेमू इतना ताकतवर था, हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति के घर से आता था। हेमू 20 लड़ाइयाँ लड़ी, 20 के 20 जीता था, और वो युद्ध जीत जाता जबकि एक रैंडम तीर उसकी आंखों में आके नहीं लगता था, जो कि उसके लिए चलाया भी नहीं गया था, नहीं तो वो युद्ध वो जीत गया होता। और वो एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली में अपने राजा होने की घोषणा भी की थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। और इसमें बस ये समझ लीजिए पानीपत के बारे में बार बार कहा जाता है, और पानीपत में कभी भी 3 लड़ाइयाँ, लेकिन पानीपत के लिए नहीं हुई, सारी लड़ाइयाँ दिल्ली के लिए हुई। और इसमें क्या था, क्योंकि जो भी आक्रांता आता था वो पंजाब के होते हुए आना पड़ता था, और वो इलाका जो दिल्ली का एक तरह से द्वार कहिए, एंट्री पॉइंट था, इसीलिए पानीपत में सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। बक्सर का युद्ध मैंने बता दिया आपको। अब हम बक्सर के युद्ध के बाद पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनके बारे में आप पढ़े होंगे। हैदर अली के बारे में अगर नहीं भी पढ़े होंगे ज़्यादा, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बार चर्चा में रहता है। अभी तो कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में रहे। एक बार टीपू सुल्तान की तलवार जो है विजय माल्या ने खरीदी थी, तब इसकी चर्चा थी। तो इसमें हम देखेंगे ये कब हुआ, और आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, किसके हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें क्या था 3 यहाँ पे कहते हैं कि मान लीजिए कि ये मैसूर था और इधर हैदराबाद था, इधर मराठा थे। ये दोनों को अंग्रेज़ आते थे, मिला लेते थे और मिला के इससे लड़ना चाहते थे। तो अब ये यहाँ पे था, ये कॉम्बिनेशन ये तीनों का ऐसा था कि इसी में युद्ध होता था। ये दोनों मिलके और हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान को हराना चाहते थे, और मैसूर के पास पैसा बहुत था। अब देखेंगे तो मैसूर के पास पैसा बहुत था, तो इसलिए नज़र सबकी थी और वो लोग इसे जीतना चाहते थे। लेकिन जब तक हैदर अली था तब तक ये भी मुश्किल था, और टीपू सुल्तान के बाद भी ये मुश्किल था। और इसके देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से हुआ, और इसमें जो है इसकी स्टोरी ये, हैदर अली जो था पहले वहाँ पे मैसूर में वाडियार राजवंश था। तो वाडियार राजवंश जो था उसमें हिंदू राजवंश था एक तरह से, तो उसमें एक सैनिक था बस ये हैदर अली। लेकिन इतना ये मेहनती था या फिर कहें कुशल रणनीतिकार था और ताकतवर था, फिर इसने धीरे धीरे अपने आप को शासक बना लिया, मतलब ये शासन करने लगा वहाँ पे। और बंगाल के नवाब जो थे बक्सर के युद्ध में अपनी सफलता जो है, बंगाल के नवाब के साथ जो है बक्सर में युद्ध में अपनी सफलता, अंग्रेज़ों के हैदराबाद के निज़ाम के एक संधि पर हस्ताक्षर की। मतलब इसका ये है कि बंगाल के जो राजा थे, जब वो उनकी हार हो गई, बक्सर के युद्ध में इतनी बुरी हार हुई, तो ये सब देखते हुए जो हैदराबाद का निज़ाम था, तो मैंने बताया ना ये हैदराबाद था, यहाँ मराठा थे और यहाँ थे ये हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान। तो ये जो निज़ाम था ना ये डरता रहता था हैदर अली से, बाद में टीपू सुल्तान से भी डरता था। तो यहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम जो था इसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। अब अंग्रेज़ों से संधि कर ली, भाई ठीक है हमारी रक्षा करना, उनको लग गया अंग्रेज़ ताकतवर हो गए। अब भाई प्लासी के युद्ध इसने देख लिया था और बक्सर का भी देख लिया, तो उसको लगा कि अंग्रेज़ अब ताकतवर हो गए हैं, तो अंग्रेज़ हमारी रक्षा करेंगे। तो अंग्रेज़ से संधि कर ले और बोला कि भाई ठीक है आप तटीय इलाका कुछ हमसे ले लो और हमारी जो है रक्षा करो। अब जो है हैदर अली के विरुद्ध जो है हैदराबाद का निज़ाम और मराठा अंग्रेज़ सब मिल गए। लेकिन हैदर अली बहुत समझदार था और उसने चालाकी से जो है मराठों को जो है किसी भी तरह मना लिया युद्ध में शामिल न होने के लिए, और निज़ाम को जो है उन निज़ाम को भी किसी तरह जो है मैनेज कर लिया कि वो युद्ध में शामिल ना हो। अब पड़ गए अंग्रेज़ अकेले, लड़ने आए किसी और के और पड़ गए वो अकेले। इसमें क्या हुआ, बहुत 1.5 साल तक युद्ध चला और इसमें हैदर अली जीत गया।
ठीक है ना। उसने क्या है, मद्रास में अचानक आक्रमण कर दिया, दहशत फैल गई और वो जीत गया। तो 4 अप्रैल 1769। अब ये जीतने के बाद एक संधि करता है, बोलता है कि कभी भी युद्ध हमारे खिलाफ हुआ तो पहली चीज़ हमारी मदद करने आओगे। तो अंग्रेज़ मरता क्या ना करता, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपकी शर्तें हमको मंजूर है, हम आएंगे। लेकिन आप सोचिए 1769 की बात है, 1771 में अटैक किया था मराठाओं ने। इसमें मराठा में मैंने बताया कौन थे, माधवराव, तो उन्होंने अटैक किया था, तो हैदर अली की हार हुई। तो 1771 में जब ये आए अटैक हुआ, तब जो है अंग्रेज़ मदद करने नहीं आए, तभी इससे गुस्सा हो गया। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध होने के पीछे यही रीज़न था, दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध। अब इसमें क्या था कि 1771 वही देखिए, मराठा सेना के मैसूर के आक्रमण करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने पालन करने में विफल है। संधि जो थी, संधि में यह था कि आएंगे, आप हमारी मदद करेंगे, और उसमें वो विफल है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने उन पर विश्वास करने, अंग्रेज़ों पर उनका विश्वास उठ गया। अब उन्होंने बोला कि अब अंग्रेज़ों पर विश्वास करने लायक नहीं है। और फिर कई रीज़न था, इनका एक रीज़न था कि क्या था कि जैसे अंग्रेज़ों के साथ एक प्रॉब्लम थी, वांडीवास के बारे में मैंने बताया। तो वांडीवास के युद्ध में एक दिक्कत थी कि ये हमेशा फ्रांसीसी और ब्रिटिश एक दूसरे को धुर विरोधी समझते थे। तो जिनका भी लगाव फ्रांसीसियों से बढ़ता था तो उनसे ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ जो थे वो चिढ़ने लगते थे और उसको दबाने की कोशिश करते थे। तो जब भी किसी का भी फ्रांसीसियों से रिश्ता अच्छा होता था बिज़नेस के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए, तो उस पर नज़र रहती थी अंग्रेज़ों की। तो इनका दूसरा रीज़न था कि इनका रिश्ता जो थे फ्रांसीसियों से बहुत अच्छा होने लगा था हैदर अली का। अब इसने जो नजतन जो है, इन्होंने माहे जो था, माहे को अपने अधिकार में प्रयास करने का किया। जो माहे मैंने आपको बताया पांडिचेरी में ही आता है माहे, और माहे जो है फ्रांसीसियों के पास था शुरू से, मैंने बोला। लेकिन वो किसके अंडर में था, हैदर अली के। अब हैदर अली के संरक्षण में था माहे, जहाँ पे बिजनेस चलता था किसका, फ्रांसीसियों का। अब उसको अंग्रेज़ अपने कब्जा में करना चाहते थे, और फिर इसकी वजह से युद्ध हुआ। युद्ध में जो है मराठा और निज़ाम के साथ गठबंधन किया। अब हैदर अली ने बोला कि अंग्रेज़ को हराना ज़रूरी है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो है मराठाओं को मिला लिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं, फिर अंग्रेज़ों ने मराठाओं और उनको जो अलग कर दिया हैदर अली को। अब ये मराठा भी धोखा दे गए और निज़ाम भी धोखा देगा। अब फिर इसमें एक हालत ऐसी आई कि ये हारते हारते एक जगह हारने की कंडीशन आई, और लगभग एक जगह छोटे से इसके पराजय मिली। लेकिन फिर इसने अपने आप को सेना को इकट्ठा किया और पूरी ताकत से लड़ा, और उनके सेनापति को बंदी बना लिया, ब्रेथवेट आपको नाम याद होगा, ये शायद आपको नाम याद होगा। ब्रेथवेट एक प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 छक्के मारे लास्ट ओवर में। अभी आप कमेंट में बताइएगा वो किस कंट्री का था। तो हैदर अली की इस युद्ध में जीत तो हुई, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई। और युद्ध ऐसे नहीं चलता, ये युद्ध जो है लगातार चलता रहा। उसके बाद टीपू सुल्तान बना राजा, लेकिन उसने भी ये 1 वर्ष तक चलता रहा। फिर तंग आ गए इस युद्ध में, बहुत पैसे लगे, बहुत मैन पावर लगी, और काफ़ी लोगों की डेथ हुई, कि बहुत कैजुअलिटी हुई। तो इसकी वजह से इन्होंने संधि कर ली, कौन सी, मैंगलोर की संधि कर ली। और जो जीता था उसको वापस कर दिया, जो ये जीते थे इन्होंने ले लिए। मतलब जो जीता था वापस कर दिया, वो जो जीते थे इनको वापस करते, एक दूसरे के बराबर हिस्से में सब कुछ बट गया। और ये हुआ कि अब युद्ध को बंद करते हैं, तो बंद हो गया युद्ध। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं, जो मंगलौर की संधि थी वो टूट गई। अब हैदर अली जो था का बेटा जो था टीपू सुल्तान बहुत फेमस था। टीपू सुल्तान के बारे में बताया, टीपू सुल्तान को कहा मैसूर का टाइगर भी कहा जाता। टीपू सुल्तान एक कल्पना करता था, टीपू सुल्तान को ऐसा लगता था कि हमें आज़ाद होना चाहिए। उसने प्रयास भी किया, मराठा और बाकी लोगों से एक बार संधि करने के कई बार प्रयास किए कि हम मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ें और हम आज़ाद देश रहें। जबकि क्या था कि अंग्रेज़ उस टाइम क्या करते थे, जिसको भी हराते थे और अपनी नीतियाँ थोप देते थे, राजा उनको बनाते थे, कंट्रोल अपने पास रखते थे। तो ये आज़ाद रहना चाहता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने रॉकेट को लेके एक बुक भी लिखी थी कि रॉकेट लॉन्च कैसे करना है, रॉकेट का संचालन कैसे होगा। अब ये बुक का क्या ब्यौरा है ये तो नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि साइंस में बहुत इंटरेस्टेड था और रॉकेट के लिए कल्पना इसने की थी, और उसकी एक किताब भी लिखी थी इसने। और इसका रीज़न एक में जो संधि थी मंगलौर की, और वो सही चली नहीं, और संधि का एक तरह से दोनों ने पालन नहीं किया, इस युद्ध का एक कारण रहा। तो तृतीय मैसूर युद्ध में जो था इसमें हार हुई टीपू सुल्तान की, और बहुत बुरी हार हुई। और इसमें इसकी गलती ये थी कि इसने जो है आक्रमण कर दिया
त्रावणकोर पे। त्रावणकोर आप समझिए, त्रावणकोर क्या था? त्रावणकोर जो था काली मिर्च का सबसे बड़ा हब था, एकमात्र हब था, एक तरह से कह दिए एकमात्र हब था, जहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वहाँ पे बिज़नेस करती थी और उसके कंट्रोल में था ये। वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिए। बाद में जो है कार्नवालिस ने मोर्चा संभाला और श्रीरंगपट्टनम पहुँचे और मराठा और निज़ाम सबको इकट्ठा किया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू सुल्तान ने इसमें बहुत फाइट की और बहुत जमकर। कहा जाता है टीपू सुल्तान में नेपोलियन बोनापार्ट सेम टाइम के थे, आप सेम एरा के, जब आप पढ़ेंगे इतिहास में तो। और एक ही आदमी ने दोनों को हराया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको मैं नहीं बताऊँगा, आप ढूंढिएगा टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट को किसने हराया, कौन उसमें शामिल था जो दोनों जगह था। तो अंग्रेज़ों से डटकर सामना किया लेकिन हार हुई और टीपू सुल्तान को हार तो ही, इसके 2 बेटों को बंदी बना दिया गया। टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ रुपए के युद्ध की क्षति। इसमें क्या होता था, जो जीत जाता था युद्ध का पूरा चार्ज दूसरे से ले जाता। जस्ट लाइक लड़की की शादी होती है तो लड़के का भी खर्चा, लड़की का भी खर्चा दहेज के रूप में देना पड़ता है। जस्ट लाइक था कि युद्ध होने के टाइम पे जो जीत गया वो दूसरे से युद्ध की क्षतिपूर्ति लेता था। और इन पे टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ रुपए का चार्ज लगाया गया और बोला कि आधा पेमेंट अभी कर दिया और आधा जो आपके बेटे को बंधक बना ली हैं आप दे देंगे तभी हम इनको छोड़ेंगे। और ये टीपू सुल्तान को मानना पड़ा और संधि इन्होंने मान ली और ये सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। चौथा युद्ध इसीलिए हुआ तो इन्होंने सारा पेमेंट कर दिया, सब कुछ शर्तें मान ली और श्रीरंगपट्टनम में जो संधि हुई थी उसका पालन किया और अपने बच्चों को छुड़ा लिया। लेकिन उसी टाइम वाडेयार वंश का एक हिंदू शासक की मृत्यु की, जिस वंश वाडेयार वंश का शासन था, जब उसकी मृत्यु हुई तो टीपू ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, तब से टीपू सुल्तान हो गया। अब इसने जो है इस युद्ध में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें बहुत बुरी हार हुई थी, तो उससे इसकी इमेज पे सवालिया निशान खड़ा हो गया था और इसको अपनी बेइज्जती इतनी ज़्यादा महसूस हुई, इसने तय कर लिया था कि हम लड़ेंगे, ठीक है। और इसने तय कर लिया था हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसने अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, फ्रांसीसियों से मदद ली, हर तरह से मदद ली और अपनी सेना का विस्तार करने को पूरी कोशिश की। और उसके बाद ये लड़ाई जो है लड़ी, लेकिन ये लड़ाई ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। बाकी लड़ाइयाँ तो 1-1 साल 1.5 साल तक लड़ी, लेकिन ये वाली लड़ाई निर्णायक रही। 17 अप्रैल 1799 में शुरू हुई और 4 मई 1799 में ही ख़त्म हो गई। 16-17 दिन की यह लड़ाई थी और उसमें पतन के साथ ही टीपू सुल्तान मारा गया और युद्ध जो है वहीं समाप्त हो गया। अब इस युद्ध के बाद जो थे उसके बाद लोगों को बांट दिया गया हिस्सा सब में। इसमें मराठा भी साथ दिए थे, इसमें जो हैदराबाद के निज़ाम ने, मैंने बताया कि ये दोनों थे, ये पड़ोसी थे जो सपोर्ट करते थे अंग्रेज़ों का, उन्होंने सपोर्ट किया और टीपू सुल्तान इसमें हार गया। तो हारने और उसके मरने के बाद जो पहली बात तो पूरा का पूरा खजाना लूट लिया अंग्रेज़ों ने, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया मैसूर का। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था ये हुआ था कि आधा आधा आप लोगों को दे देंगे, तो कुछ एरिया निज़ाम को दिया गया, कुछ एरिया मराठों को देने के लिए बात हुई, कुछ दिया, कुछ के लिए इन्होंने देने से मना कर दिया जो कि पहले तय किया गया था। तो ताकतवर आदमी नियम बदल सकता है, मुन्ना भैया जैसे, तो अंग्रेज़ों ने वो नियम बदल दिया, उन्होंने उनको नहीं दिया। और इसमें एक तरह से ये समझिए कि इतने 32 साल लग गए अंग्रेज़ों को कंट्रोल करने में, लेकिन उन्होंने फाइनली जो है साउथ इंडिया में अपना एक कंट्रोल जो है पा लिया। इस युद्ध के बाद हम ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं और आपको पता नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कैसा आपको लगा, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश की। और लास्ट जो वीडियो आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें केवल डायरेक्ट हमने एक हेडिंग दे दी थी किसके किसके बीच वॉर हुआ और एक्सप्लेनेशन खुद दिया था। तो कुछ हमें सजेशन मिले कि नहीं मतलब हमें आपको डेटा भी देना चाहिए आपके सामने ताकि आप पढ़ भी सकें और हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसलिए हमने ये पूरा कंटेंट क्रिएट किया, इसमें बहुत टाइम लगा इसकी टाइपिंग में, इसको कलेक्ट करने में, लिखने में, लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है उपयोगी होगा। और आपको शायद मैंने कुछ ऐसा बताया हो जो आपको थोड़ा यूनिक या अलग लगा हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हों वो माफ़ करिएगा। और ऑनलाइन क्लास है मेरी और मुझे अब अगली क्लास जो है हम ऑनलाइन अगली क्लास हम अपलोड जो करेंगे वो होगी आपकी नेक्स्ट ये हिस्ट्री पे जो बन रही है क्लासेस लगातार, वो हिस्ट्री की मिडल हिस्ट्री की वो कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर हम मॉडर्न पढ़ाएंगे, फिर एंशिएंट में जाएंगे। हम बीच में कुछ पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कराएंगे और हिस्ट्री के हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आने वाले एग्ज़ाम को लेके हुए।
हम हर रोज़ कम से कम 25 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के। ये तीनों के 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने लास्ट 3 साल में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कराएंगे। और उससे मुझे लग रहा है कि आपके प्रोफेशन में थोड़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।